स्वागत है आप सभी का क्लास 12th दिगंत भाग 2 के हिंदी की जो पुस्तक है उसके अध्याय 10 को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कहानी नंबर 10 जिसका शीर्षक है जूठन और जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि इनकी आत्मकथा है, इनके जीवन की कहानी है। तो चलिए देखते हैं जूठन कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा को। कहानी की शुरुआत में कहानी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक लंबी कहानी है, लेकिन उसके मात्र कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हम लोग को पढ़ना है और उन महत्वपूर्ण पाठों का जो पहला है अध्याय, पहला पार्ट, उसको ज़रा देखते हैं। कहानी के पहले भाग में लेखक बताते हैं अपने अनुभवों के विषय में कि जब मैं पहले दिन अपने स्कूल में पहुंचा तब ये सोच कर पहुंचा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, लेकिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था तभी स्कूल के जो हेडमास्टर है जिनका नाम था कलीराम ने आवाज़ लगाया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया और उन्होंने कहा, तो अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि तो क्या चूहोड़ों का बेटा है? इन्होंने हाँ कहा। तो ठीक है, चूहे का बेटा है तो ठीक है, ऐसा कर कि अभी मैदान में जा, वहाँ पर एक शीशम का पेड़ है, उसकी पतली पतली टहनियों को तोड़ ला, उसका एक बढ़िया सा झाड़ू बना और उस झाड़ू से पूरे स्कूल को जो है वो चमका दे। स्कूल ऐसा चमकना चाहिए जैसे शीशा। तेरा तो ये खानदानी पेशा है, चल लग जा काम पर। लेखक ने अब तक जीवन में जितने भी अनुभव किए थे, इस तरह का कठिन काम कभी उन्हें नहीं करना पड़ा था। घर परिवार में अपने भाई बहनों का जो है ये लाडला थे, इसलिए कभी भी इतना कठिन परिश्रम उन्हें नहीं करना पड़ा था। शीशम की टहनियों को तोड़कर इन्होंने जो है एक झाड़ू बना ली और उस झाड़ू से पूरे स्कूल की सफाई की। लेखक बताते हैं कि स्कूल की सफाई करने के दौरान ये जो आपके कलीराम हेडमास्टर हैं उनका लगातार ध्यान जो है इन्हीं के ऊपर पड़ा हुआ था, लगातार लेखक को ही देख रहे थे। जब पूरे स्कूल की सफाई हो गई तब हेडमास्टर साहब ने कहा कि ये मैदान भी साफ कर दे। लेखक बताते हैं कि ये मैदान जो था उनके वजूद से बहुत बड़ा था, लेकिन उस मैदान की सफाई करनी पड़ी और मैदान की सफाई करते करते जो है इनको पीठ में दर्द हो गई। इतना कठिन परिश्रम जो है इनको आज करना पड़ा। लेखक बताते हैं कि पहले दिन तो चलिए छुट्टी हुई, दिन भर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया, दिन भर यही काम किया। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो सोचा था कि आज पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आज फिर जो है हेडमास्टर साहब ने मुझे ढूंढकर फिर वही काम पकड़ा दिया। लेकिन दूसरे दिन इस बात को सोचकर संतोष था कि शायद आज भर काम करना पड़े और तीसरे दिन जो है मुझे स्कूल की साफ सफाई से क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। तीसरे दिन मुझे जो है ये काम नहीं करना पड़ेगा। लेखक बताते हैं कि स्थिति ये रहती कि मैं पूरे स्कूल की, उसके बाद मैदान की सफाई में लगा रहता और मेरे जो सहपाठी हैं, मेरे साथ पढ़ने वाले जो लड़के हैं, वो आराम से किताब कॉपी के साथ अपनी कक्षा में पढ़ते रहते और सभी शिक्षक, सभी बच्चे जो है वो अजीब निगाह से मुझे जो है देखते थे। पूरा दूसरा दिन भी बीत गया, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। जब तीसरे दिन मैं अपने कमरे में निश्चिंत होकर आराम से बैठा हुआ था कि आज किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन होता क्या है कि हेडमास्टर कलीराम जो है वो गरजते हुए चले आते हैं। हेडमास्टर जो कलीराम थे उनका पूरे स्कूल भर में बड़ा भय था, सारे बच्चे से लेके शिक्षक तक कलीराम जो हेडमास्टर है उनसे बहुत भय खाते थे, बहुत डरते थे। लेखक बताते हैं कि किसी लड़के ने बता दिया कि वो रहा सर, कोने में दुबका हुआ है। कलीराम आए
और उन्होंने गर्दन मेरी ऐसी दबोची जैसे कोई भेड़िया हिरन के बच्चे को अपने जबड़े में दबोचता है। उस हिसाब से उन्होंने मेरी गर्दन दबोची और कहा कि चल लग जा अपने काम पर। भूल गया क्या अपने काम को? पूरे मैदान की साफ सफाई कर, पूरे स्कूल को चमका दे। तीसरे दिन बेचारा का जो सब्र का बांध था वो टूट गया। सब्र का बांध टूट गया, हालत एकदम खराब थी। लगातार जो है वो मन को दबाए हुए बेचारा स्कूल का सफाई किए। स्कूल की साफ सफाई करने के बाद उन्होंने मैदान की सफाई में अपना काम करने का जो मैदान की सफाई का जो काम था उसमें वो लग गए। मैदान की सफाई करने के दौरान बेचारे को बहुत दुख हो रहा था कि लगता है कि मैं यहाँ इस स्कूल में रहकर पढ़ लिख नहीं पाऊंगा। इतने में स्कूल के पास से, स्कूल के बाहर से इनके पिताजी छोटन लाल गुजरे। उनकी नज़र बेटे पर पड़ी। उन्होंने कहा, क्या मुंशी जी, क्या हो रहा है? घर के लोग इन्हें जो है प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि को घर के लोग प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। क्या कर रहे हैं मुंशी जी? उनको देखकर जो है लेखक अपना आंसू नहीं रोक पाए और फफक कर रो गए। पास आकर पिताजी ने पूछा, क्या हुआ बताओ? पिताजी के पूछने पर स्कूल का सारा स्थिति, वो सारा घटनाक्रम, जो कुछ भी लेखक के साथ गुजर रहा था, वो सब कुछ पिताजी से उन्होंने बता दिया। पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए और गरजते हुए स्कूल में उन्होंने प्रवेश किया। कहा, कहाँ है वह हेडमास्टर जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवावे है? सारे स्कूल के जो सारे शिक्षक वगैरह थे वो सब एकजुट हो गए, सब लोग पहुंच गए। कलीराम भी पहुंच गए और पिताजी को डराने के ख्याल से जो है, धमकाने के ख्याल से वो भी गरजे। लेकिन पिताजी जो है आज डरने वाले नहीं थे। पिताजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज के बाद अगर मेरे बेटे से झाड़ू लगवाया तो ठीक नहीं होगा। मैं अपने बेटे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजता हूँ, झाड़ू लगवाने के लिए नहीं। बहुत ज़्यादा प्रयास किया कलीराम ने लेखक के पिताजी को आवाज़ को दबाने का, लेकिन लेखक के पिताजी जो है आज दबने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। लेखक बताते हैं कि तमाम अनुभवों के बावजूद मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था कि पिताजी कभी भी, हमारे जो पिताजी हैं वो इस तरह से किसी के सामने गरजेंगे। लंबी लंबी मूछें रखते थे, लेकिन आज उनकी मूछें फड़क रही थी। बाकी किसी भी समय वो किसी के समक्ष या सामने जो है ऊंचे स्वर में बोलते नहीं थे। लेखक बताते हैं कि उस दिन पिताजी जब धमका के चले गए तो अगले दिन से मुझे किसी प्रकार का कोई काम स्कूल में नहीं करना पड़ा, आराम से जाता था और पढ़ता था। लेखक बताते हैं कि हमारा परिवार बहुत गरीब परिवार था। मेरी माँ 8-10 तगाओं के यहाँ, तगाओं यानी हिंदू मुसलमान के यहाँ, 8-10 तगाओं के यहाँ जो है साफ सफाई का काम किया करती थी। और साफ सफाई कहाँ? घर की भी और दालान की भी। दालान जहाँ पशु वगैरह रहते हैं, मर्दों के रहने का जो स्थान है दालान, वहाँ की साफ सफाई करनी पड़ती थी। और इस काम में जो है बहन साथ देती थी। साथ ही साथ 2 भाई जसवीर और जनेश्वर माँ की सहायता करते थे। और इनका जो बड़ा भाई एक थे, सबसे बड़े जो भाई थे सुखबीर, वो मासिक नहीं बल्कि वार्षिक मजदूर के रूप में किसी मालिक के यहाँ काम करते थे। वो माँ के काम में हाथ बटाते नहीं थे। लेखक बताते हैं कि घर और दालान की साफ सफाई करनी पड़ती थी। बड़ा कष्टकारक काम होता था। सुबह सुबह घर की साफ सफाई करना है। जो जानवर है, लगभग हर मालिक के यहाँ 8-10 जानवर हुआ करते थे, गाय, भैंस, बैल इत्यादि मिलाकर। और सबका गोबर फेंकने की जिम्मेदारी जो है माँ और जो साथ में बहन और भाई रहते थे उनकी रहती थी। लेखक बताते हैं कि इतना मेहनत का काम करने के बावजूद हमें जो है मासिक किसी प्रकार का कोई मेहनताना नहीं मिलता था, बल्कि साल भर में 2 जानवर पीछे जो है लगभग 5 सेर अनाज मिलता था। यानी लगभग 2.5 किलो जो है अनाज मिलता था। यानी मान के चलिए कि साल भर में
एक परिवार से, जिसके हम लोग काम करते थे, साल भर में एक परिवार से 25 सेर यानी 12 केजी के आसपास, 12 किलो के आसपास जो है अनाज मिलता था। इसके अलावा कुछ भी मिलता नहीं था। हाँ, यही होता था कि प्रतिदिन जो है दोपहर के समय, जिस मालिक के घर में हम लोग काम करते थे, दोपहर के समय उनके घर से रात की बची हुई बासी रोटी वगैरह खाने को मिलती थी, और वो रोटी भी आम तौर पर चूहों को ही देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। आम तौर पर सामान्य रोटी नहीं रहती थी जो घर परिवार के लोग खाते थे। लेखक बताते थे कि इसके अलावा किसी के यहाँ शादी विवाह है, तो शादी विवाह में जब सारे लोग खा लेंगे, खा पीकर जब सब निश्चिंत हो जाएंगे, तो उस समय चूहड़ लोग, यानी हमारी जाति के जो लोग हैं, लेखक की जाति के जो लोग हैं, उस जाति के लोग बाहर टोकरे लेकर बैठे रहते थे, और खाने के बाद जो जूठे पत्तल होते थे, इनको थमा दिए जाते थे, और इन जूठे पत्तलों में से जो बची हुई सब्जी है, बची हुई पूड़ी है, बची हुई मिठाई है, उन्हीं को ये लोग इकट्ठा कर करके खाते थे। लेखक बताते हैं कि स्थिति इतनी खराब रहती थी कि कई बार जूठे पतलों में से विशेष जूठन नहीं निकलती थी। तब जाकर लोग कहते थे कि ये बारात वाले लोग जो है बहुत भुक्खड़ आए थे, सबका सब चट कर गए। लेकिन जिस बारात से या जिस शादी विवाह से जूठे पतलों में से बहुत ज़्यादा जूठन निकलता था, उसकी तारीफ कई वर्षों तक की जाती थी। बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो है ऐसी ऐसी शादियों और ऐसे ऐसे बारातों के किस्से जो है बहुत गर्व के साथ कहा करते थे कि फलाने आदमी के यहाँ जब बारात आई थी तो बहुत सुखी संपन्न लोग आए थे, इतना ज़्यादा जूठन निकला था कि हम लोग कई महीना तक निश्चिंत होकर खाते रहे। लेखक बताते हैं कि उन जूठे पत्तलों से जो पूरियां, सब्जियां या अन्य चीज़ें निकलती थी, जो खराब होने वाली चीज़ें थी, उन्हें तत्काल खा लिया जाता था, लेकिन पूरी कचौरियों को सुखाकर बरसात के दिनों तक के लिए रखा जाता था, ताकि उस समय खाने पीने की जब समस्या हो तो उस समस्या का समाधान इन पूड़ियों को खाकर किया जा सके। लेखक बताते हैं कि आमतौर पर घर में जो जूठन आता था उसको सुखाने की जिम्मेदारी उन्हीं की रहती थी। लेखक बताते हैं खाट पर उन जूठनों को सुखाया जाता था और उनकी निगरानी लेखक करते थे, क्योंकि जब ये पूरियां, ये कचौड़ियां सूख रही होती थी तो मुर्गी, बत्तख, कौवे, कुत्ते इन पर खाने के लिए टूट पड़ते थे, इसलिए उनकी रक्षा इन्हें करनी पड़ती थी। लेखक बताते हैं कि इतना खराब समाज में हम लोग रह रहे हैं कि इतना ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद भी हमारे मेहनत का कोई मोल नहीं। मेहनत के बदले जो है जूठन और मेहनत के बदले गालियाँ, इसके अलावा जो है कुछ भी मिलता हमें नहीं था। आज भी जब मैं इन बातों को सोचता हूँ तो मुझे मितली जैसी आने लगती है, मेरे अंदर कांटे जैसे उगने लगते हैं, यानी बहुत बेकार लगता है इन बातों को, पुरानी जो यादें हैं बचपन की, उनको सोचकर। लेखक बताते हैं कि पिछले वर्ष हमारे गांव के एक जमींदार थे जिनका नाम है सुखदेव सिंह त्यागी। सुखदेव सिंह त्यागी का जो पोता है, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता जिसका नाम सुरेंद्र है, सुरेंद्र पिछले वर्ष मेरे घर आया था शहर में, गांव से ही पता लेकर आया था, शायद किसी इंटरव्यू के कारण आया था शहर में, और रात को मेरे घर पर रुका। हमने उसकी अच्छी सी खातिरदारी की और पत्नी से जो कुछ बन सका वो अच्छा खासा खाना बनाया और बनाकर सुखदेव सिंह त्यागी का जो पोता है सुरेंद्र सिंह, उसे खिलाया। सुरेंद्र सिंह ने जब खाना खाया तो खाने की बहुत तारीफ की कि भाभी जी आपने बहुत जायकेदार खाना पकाया है, इतना अच्छा खाना हमारे घर में जो है कोई नहीं पका सकता। लेखक बताते हैं कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर भले ही पत्नी को बहुत खुशी हुई, पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मुझे याद आ रहा है कि सुखदेव सिंह त्यागी के बेटी का विवाह था, यानी सुरेंद्र सिंह के बुआ का शादी था, जब सुरेंद्र पैदा भी नहीं हुआ था। 10-12 दिन पहले से इस शादी की तैयारी में मेरी माँ, मेरे पिताजी, घर के लोग जुट गए थे, क्योंकि गांव में बेटी की शादी
अर्थात गांव भर की इज्जत का सवाल रहता था। माता पिताजी ने उनके घर परिवार या आसपास की जो है खूब साफ सफाई की और हर तरह की खातिरदारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए दिन रात मर खप कर बहुत मेहनत किया। लेकिन शादी वाले दिन जब सारे बारातियों ने खाना खा लिया, सभी लोगों ने खाना खा लिया, तो उस समय जूठे पत्तलों को लेकर उनकी मां बाहर बैठी थी और जब सुखदेव सिंह त्यागी दालान से बाहर निकले तब इनकी मां ने घर परिवार और बच्चों के लिए एक पत्तल भरकर जब खाना मांगा तो सुखदेव सिंह त्यागी ने डांटते हुए कहा कि ये जो तुम्हारे टोकरे में जूठे पत्तल पड़े हैं, ये क्या कम है? चूहड़ी होकर खाना मांगती है, जो है उसे समेटकर अपने घर चली जा। लेखक बताते हैं कि कितना कठिन समय था कि जिसके घर से हमें इतना मेहनत करने के बावजूद एक पत्तल खाना तक नहीं मिला, उस घर के बच्चे को आज हम यहाँ ससम्मान बैठकर खाना खिला रहे थे। लेखक को एक और घटना याद आती है जब वो 9वीं कक्षा में थे। लेखक बताते हैं कि जब मैं 9वीं कक्षा में था तो उस समय घर की स्थिति बहुत खराब थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि बड़ी मुश्किल से मैं पढ़ाई लिखाई कर पाता था। कपड़े लत्ते भी मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे और जहाँ तक किताबों का सवाल है तो किताबें भी आमतौर पर कम हुआ करती थी। दोस्तों या सहपाठियों से किसी प्रकार से उधार या मांग चांग कर जो है काम चलाना पड़ता था। किताबें ज़्यादा मेरे पास होती नहीं थी। उस समय घर की स्थिति बहुत खराब थी। लेखक बताते हैं कि जिन तगाओं के यहाँ, जिन मालिकों के यहाँ हम लोगों के परिवार के लोग काम किया करते थे, उसके घर में अगर कोई जानवर मर जाए तो जानवर को फेंकने के लिए भी हम ही लोग को जाना पड़ता था और इसके बदले, इस कठिन परिश्रम के बदले जो है कोई रुपया पैसा मिलता नहीं था। लेखक बताते हैं कि जी तोड़ परिश्रम करने के बावजूद भी इस परिश्रम का कोई मोल नहीं मिलता था, कोई रुपया पैसा नहीं मिलता था, केवल गालियां मिलती थी। क्योंकि हमारी गरीबी को कायम रखने का एक तरह से समाज के द्वारा ये षड्यंत्र किया जाता था। हमें कोई मेहनत मजदूरी जानवर फेंकने के बदले मिलता नहीं था, जबकि ये काम जो था बड़ा कठिन था। जानवर भारी होते थे, दो पैर को जो है बांधकर उसमें बांस लगाकर 2-4 लोगों को पकड़कर उनके साथ ले जाकर जो है दूसरी जगह फेंकना पड़ता था। केवल फायदा बस इतना ही होता था कि इतने सारे लोगों को ले जाने के बाद मेहनत मजदूरी हम लोग को लगती थी, लेकिन उसकी जो खाल होती थी उस खाल को उधेड़कर, उस खाल को हटाकर मुजफ्फरनगर वहाँ का पास का एक बाजार था, वहाँ के चमड़ा व्यापारियों के पास ये लोग चमड़ा बेच देते थे और चमड़े के बदले 20 से 25 रुपए मिल जाते थे। लेकिन इनको बचता नहीं था। जाने वाले जो लोग थे जिनको उठाकर ले जाने की जिम्मेदारी मिलती थी, उनको रुपया पैसा देकर 10 से 15 रुपए बचते थे। 10 से 15 रुपया खर्चा होता था भाड़ा ले जाने में और वही 10 से 15 रुपए बचे। अरे 25 रुपया मिला तो अगर 10 रुपये खर्चा हुआ तो 15 रुपया बचा, अगर 15 खर्च हुआ तो 10 रुपया बचा, वही 10-15 रुपये बचता था। लेकिन उस समय घर की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि 10-15 रुपया के लिए भी जो है एक एक के लिए भी घर परिवार को तरसना पड़ता था। लेखक बताते हैं एक दिन की बात है इनके एक मालिक थे जिनका नाम था ब्रह्मदेव तगा। ब्रह्मदेव तगा का जो बैल है वो खेत से लौटते वक्त रास्ते में ही गिर गया और गिरा तो उठा नहीं, वहीं पे मर गया। ब्रह्मदेव तगा ने तुरंत सूचना पहुंचाया घर पर। अब माँ के सामने बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि पिताजी और एक भाई गए थे रिश्तेदार के यहाँ और दूसरे भाई जो है देहरादून में मामा के यहाँ रहते थे। घर में बच गए कौन? माँ थी, छोटी बहन माया थी और भाभी थी, साथ ही साथ लेखक थे। अब चमड़ा हटाने या जानवर को फेंकने जाएगा कौन? बहुत बड़ी विकट समस्या है। आसपास में 2 लोग ऐसे थे जो ये काम करते थे, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में जो है माँ ने वो चाचा को पकड़ा, इस काम के लिए चाचा को पकड़ा, लेकिन चाचा जो है बहुत कामचोर व्यक्ति थे, उनसे अकेले चमड़ा उधेड़ने का काम तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए
अंत में न चाहते हुए भी माँ ने वाल्मीकि जी को स्कूल से बुलवाया। माँ नहीं चाहती थी कि इस पेशे में बेटे को जाना पड़े, माँ नहीं चाहती थी कि ये काम जो है बेटे को करना पड़े, लेकिन न चाहते हुए मजबूरी में अंत में जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को विद्यालय से, स्कूल से क्या किया गया, बुलाया गया। पहुंच गए। लेखक जो है चाचा के साथ अन्य लोगों की सहायता से जानवर को लेकर पहुंच गए जहां पर जानवर फेंका जाता है। जानवर का जब चमड़ा उधेड़ने का बारी आया, चमड़ा हटाने का शरीर से, तो इनके जो चाचा हैं वो धीरे धीरे करके चाकू चला के चमड़ा उधेड़ने लगे। लेकिन लेखक बताते हैं कि चाचा उतने निपुण नहीं थे जितने निपुण चमड़ा उधेड़ने के काम में इनके पिताजी थे, क्योंकि वो अक्सर जो है ताश खेलने में, ढोल नाच तमाशे में लगे रहते थे, उनको काम से विशेष कोई मतलब नहीं होता था। धीरे धीरे करके चमड़ा उधेड़ते उधेड़ते अचानक जो है इनके चाचा वो बीड़ी पीने के लिए बैठ गए और चाकू हमें थमा दिया। लेखक को चाकू थमा दिया और कहा, बेटा तू भी धीरे धीरे इसको उधेड़, नहीं तो अकेले अगर उधेड़ूंगा तो चमड़ा उधेड़ने में बहुत समय लग जाएगा, फिर चमड़ा खराब भी हो सकता है। लेखक बताते हैं कि धीरे धीरे चाचा के बताए अनुसार ये चमड़ा उधेड़ने लगे और इनके अंदर अब तक जो कुछ था वो बहुत कुछ टूट चुका था। इन्हें बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी। इनके माता पिता ने, इनके परिवार ने जिस दलदल से इनको निकालने के लिए स्कूल भेजा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराई, आज न चाहते हुए भी उसी दलदल में ये डूबते जा रहे थे, उसी का एक हिस्सा ये बनते जा रहे थे। इनको बड़ा तकलीफ हो रहा था, बहुत दुख हो रही थी। लेखक बता रहे हैं कि उस तपती हुई दोपहर में चमड़ा उधेड़ने के दौरान मैं क्या महसूस कर रहा था चाचा के साथ, वो मैं उसी दिन जान पड़ा। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में ये काम कितना कठिन है। बड़ी मुश्किल से चमड़ा उधेड़ने का जो काम है वो खत्म हुआ। चमड़े को अलग कर दिया गया बैल के शरीर से। बैल के शरीर से चमड़े को अलग करने के बाद इनके चाचा ने जो है चमड़े को जमीन पर पसार दिया ताकि उसमें जो खून वगैरह कुछ लगा हुआ है वो मिट्टी क्या कर ले, सोख ले, क्योंकि चमड़ा बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से उधेड़ना पड़ता था। अगर थोड़ा सा भी कट जाए, फट जाए तो बहुत ज़्यादा मीन में बहुत ज़्यादा कमी निकालता था चमड़ा व्यापारी, और लेने में जो है वो दिक्कत करता था। इसीलिए चमड़े को पसार दिया गया ताकि मिट्टी जो है उसमें थोड़ा मोड़ा खून है उसको क्या कर ले, सोख ले। लेखक बताते हैं कि चमड़े की गठरी तैयार की गई और चाचा ने अपने सिर पर गठरी को रख लिया और लेखक चाकू को लेकर तेजी से चलने लगे, क्योंकि चाचा भी बहुत तेजी से चल रहे थे, क्योंकि सिर पर बोझ था, बोझ के कारण वो तेजी से चले जा रहे थे और लगभग दौड़ते हुए लेखक उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। लेखक बताते हैं कि जैसे ही बस अड्डे के पास चाचा पहुंचे, उन्होंने थक कर गठरी जमीन पर रख दी और कहा, बेटा अब ये गठरी तुम्हें उठानी पड़ेगी, अब मुझसे ये गठरी नहीं जाएगी। लेखक ने बहुत मिन्नतें की, बहुत रिक्वेस्ट किया कि चाचा बस अड्डा बस पार कर दीजिए, स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, अगर मेरे सहपाठियों ने, मेरे स्कूल के किसी बच्चे ने मुझे ये गठरी उठाए हुए देख लिया तो मेरा बहुत मजाक उड़ेगा, मुझे बहुत तंग करेंगे बच्चे। लेकिन चाचा मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने जो है गठरी उठाने से इनकार कर दिया और अंत में न चाहते हुए भी लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने गठरी को अपने सिर पर लिया। लेखक बताते हैं कि गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था, पैर एकदम कांप जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उस गठरी को लेकर मैं चोरों की भांति नजर बचाता हुआ उस बस अड्डे से गुजरा। मैं डर रहा था अंदर ही अंदर कि यदि किसी ने इस हालत में मुझे देख लिया तो मेरा क्या होगा, अगर कोई पूछ देगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। नजर बचाते बचाते बेचारे बस अड्डे से निकले और जब गांव की ओर जाने लगे तो पूरा एक चक्कर लगाकर दूर से निकले ताकि गांव का कोई व्यक्ति जो है उन्हें इस हालत में न देख ले। लेखक जब घर पहुंचते हैं तो मां जैसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि के सिर पर चमड़े की गठरी देखती है
पूरे जो कपड़े थे इनके खून से सने हुए थे। इस स्थिति में माँ जब देखती है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जब चमड़े की गठरी को लेकर घर पहुंचते हैं तो उनकी माँ इनको देखते ही रोने लगती है, क्योंकि पूरा शरीर जो है, जितने कपड़े उन्होंने पहन रखे थे सब पर खून के धब्बे लगे हुए थे। माँ रो रही थी। माँ इसलिए रो रही थी क्योंकि जिस गंदगी में अपने इस बेटे को माँ नहीं धकेलना चाहती थी, अंत में न चाहते हुए भी बेटे को वही काम करना पड़ रहा था। बड़ी भाभी ने इस स्थिति को देखते हुए उस दिन कहा था माँ से कि माँ जी, हम भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन आप इनसे ये काम न कराओ। लेखक बताते हैं कि भाभी के ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं और मैंने तो मेहनत करके वो मुकाम हासिल कर लिया कि मुझे इस गंदगी से मुक्ति मिल गई, मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति मिल गई, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग हैं भारत में जो आज भी इसी गंदगी में जीने को बेबस है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।